नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनता की नज़र से। इस जगह से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनता की नज़र से। कह रहा है उस ज़माने में लोग अंग्रेज़ शासन के बारे में क्या सोच रहे थे। उस ज़माने के जो लोग थे वो अंग्रेज़ शासन के बारे में आखिर क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और स्रोत 2 पढ़ें। तो इसके लिए हम लोग स्रोत 1 और स्रोत 2 मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, ज़रा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कह रहा है 84 नियमों की सूची। 84 नियमों की सूची यानी कि 84 नियमों की सूची के बारे में बोल रहा है। कह रहा है यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक साझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। तो विष्णु भट्ट गोडसे ने एक पुस्तक लिखी थी माझा प्रवास। विष्णु भट्ट गोडसे ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है माझा प्रवास। तो उसके कुछ अंश दिए गए हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है विष्णु भट्ट और उनके चाचा ये दोनों मथुरा में आयोजित किए जा रहे यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। तो ये दोनों उनके चाचा और विष्णु भट्ट ये दोनों जो है मथुरा में एक यज्ञ हो रहा था तो उसी में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट आगे है आपका। विष्णु भट्ट क्या लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाए। तो उसकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, उसने उसको एडवाइस दिया, सलाह दिया कि वे वापस लौट जाए। क्यों कि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहरम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। आखिर सिपाहियों ने क्या कहा कि मतलब कि 3 दिन के भीतर कह रहा है कि पूरा कोहर्रम मच जाएगा, हाहाकार मचने वाला है। तो देखते हैं जरा क्या कहा आखिर विष्णु भट्ट उनके चाचा को जाने से जो रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। कह रहा है अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों की धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। मतलब अंग्रेज सरकार जो है ना वो हिंदू और मुसलमानों के जो धर्म है उसको नष्ट करने पर, बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कह रहा है उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और 84 नियमों का एक सूची बनाया है और कल्पना में सारे राजाओं बनाई है और कल्पना में 84 नियम का एक 84 नियम का एक सूची बनाया है। कह रहा है कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारी की मौजूदगी में उनका ऐलान कर दिया है और सारे राजा और सारे राजकुमारी की मौजूदगी में उसका ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों एक मिनट हाँ सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। राजा जब ऐलान किया गया तो राजा लोग इसके नियम से, अंग्रेजों के नियम से सहमत नहीं थे, मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है और उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणाम देने के लिए चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा ने कहा अगर ये नियम लागू कर दिया जाए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी लौट गए हैं और राजा जो है भारी गुस्से में अपनी राजधानी लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे हैं, योजनाएं जो है वो लोग बना रहे हैं। बड़े लोग धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर दी गई है और मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना बना करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई और मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना बनाई अंग्रेजों ने और विभिन्न छावनियों में क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। अब आगे यहाँ पे ये विष्णु भट्ट गोडसे माझा प्रवास उन्हीं का लिखा हुआ था। माझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा है, पृष्ठ 23-24। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जल्दी ही हर टुकड़े में जब छावनी में बना करके हर एक छावनी में भेज दिया गया तो कह रहा है जल्दी ही हर टुकड़े में उत्तेजना छा गई। जब ये बात सबके पास पहुंची तो जल्दी ही हर टुकड़े में उत्तेजना, गुस्सा छा गया। कह रहा है उस दौर की एक और झलक के बारे में बात कर रहा है। उसी दौर में हुआ था। कह रहा है सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों में मिलती है। तो सूबेदार थे सीताराम पांडे के स्मरणों में मिलते हैं। कह रहा है सीताराम पांडे ने 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। तो कह रहा है कि 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही की तौर पर भर्ती किया गया था। मतलब ये सिपाही थे सीताराम पांडे। तो इन्होंने क्या, जब ये सिपाही थे इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ तो इन्होंने जो है मतलब कि बता रखा है उनके बारे में। कह रहा है उन्होंने 48 साल तक नौकरी की। 48 साल तक उन्होंने नौकरी की। 1860 में वे सेवानिवृत्त हो गए। मतलब क्या, 1860 में वे रिटायरमेंट हो गए।
उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उन्होंने जो है इस बगावत को, उस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था, लेकिन उनका बेटा जो है ना वो विद्रोहियों के साथ था, जबकि जे सीताराम पांडे वो अंग्रेज़ों के साथ था, लेकिन उनका बेटा जो है विद्रोहियों के साथ था। अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। जब ये विद्रोहियों के साथ थे, अंग्रेज़ों के साथ नहीं थे उनका बेटा, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, सीताराम की आंखों के सामने ही उनके बेटों को मार डाला। अब कह रहा है अपने सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने उनके कमान अफसर नॉरगेट ने, उनके कमान अफसर थे नॉरगेट, उनके कमान सीताराम पांडे के कमान अफसर थे नॉरगेट ने उन्हें अपने स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। मतलब कि उसको उकसाया, एक तरह से जागरूक किया कि आपके स्मरण जो जो भी हुआ है उनको लिखने के लिए। कह रहे सीताराम ने 1861 के में अवधी भाषा में अपने स्मरण लिखे। फिर उन्होंने जो है अवधी भाषा में 1861 में क्या क्या हुआ था स्मरण याद की गई बातें जो भी थी उनको याद था, उनको लिखा था, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। और इसका जो है नॉरगेट ने, उन्होंने अवधी भाषा में लिखा सीताराम पांडे ने, तो नॉरगेट ने इसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी कि फ्रॉम मतलब से होता है सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया, और इसी के नाम से प्रकाशित करवाया, छपाया। कह रहा है सीताराम पांडे के स्मरणों की एक अंश इस प्रकार है, तो एक अंश इस प्रकार था। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, एक अंश इस प्रकार है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उसका मानना था कि अवध पर जो हम आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले वीडियो में बताए थे कि अवध जो है ना ये आखिरी रियासत है, और जिसको भी अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया था, तो इस पर जो कब्जे में लिया था, तो सिपाही भीतर से गहरा अविश्वास भर गया था। सिपाही के भीतर अविश्वास भर गया था, अंग्रेजों के प्रति विश्वास नहीं था, और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। और वे जो है सरकार के खिलाफ, सरकार मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो है सिपाही लोग साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदे, अवध के जो नवाब थे और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदे मतलब उन्हीं के जो प्रतिनिधि थे, वो मतलब किन के, दिल्ली बादशाह के, ठीक है ना, उनके प्रतिनिधि को दिल्ली बादशाह के मतलब कि क्या बोलते हैं थी शाहजफर, मोहम्मद शाह जफर जो था आखिरी शासक, तो उन्हीं के नुमाइंदे प्रतिनिधि को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया विदेशियों ने बादशाह के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि सिपाहियों को जो अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे, अवध के नवाब ने, जिसको कि अवध को अपने हासिल में कर लिया था अंग्रेजों ने, तो वहाँ के जो नवाब थे उसने भी, और दिल्ली बादशाह के, जिस दिल्ली बादशाह मोहम्मद शाह जफर को जो है हटा दिया गया था गद्दी से, तो उनके नुमाइंदे, उनके जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, सिपाहियों की भावनाओं को हवा दी। और उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों के बादशाहों के साथ इतना बड़ा धोखा मतलब कि उन्होंने, विदेशियों ने जो है विदेशी बादशाह के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये सब मतलब सारी बातें उन्होंने बताया। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया। तो सिपाहियों को जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, प्रेरित किया, जागरूक किया, कह सकते हैं। बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जाए, ताकि जो है बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जाए। लेकिन दलील थी, अगर सिपाही मिलकर काम करे, इन सुझावों पर अमल करे, तो सेना ऐसा कर सकती है। अगर सिपाही सब मिल करके ऐसा करेंगे तभी सेना ऐसा ये काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेना और सिपाही दो बातें, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों एक ही को नहीं कहते हैं, बल्कि सेना एक मतलब कि जो सेना है वो सैनिकों के समूह को कहते हैं। एक तरह से कहे तो सैनिक के अंदर सेना के अंदर सैनिक आते हैं, यानी कि सैनिक या सिपाही उसके अंदर आते हैं। सिपाही जो आपका सेना है वो बड़ा एक
बड़ा समझ सकते हो उनको, और उनके अंदर जो है आपका सिपाही आया, मतलब उसका एक अंग है। जैसे हमारे शरीर में मतलब कि हमारा शरीर है, उसके अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो बहुत छोटी-छोटी कोशिकाएँ हैं, तो उसको कह सकते हैं सिपाही। अब यहाँ पे एक चित्र 3 में दे रखा है, कह रहा है मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं। तो मेरठ में जो विद्रोही सिपाही है वो अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं, और इमारत में आग लगा देते हैं। अगला आपका कह रहा है स्रोत 2 के शेष, अभी स्रोत 2 खत्म नहीं हुआ है, उनका कुछ शेष भाग यहाँ पे दे रखा है। कह रहा है संयोग से इसी में सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग-अलग छावनियों में भेजा। यहाँ देखिए, आप लोग इससे पहले रेजिडेंट के बारे में जानते थे, लेकिन अब ये क्या है, रेजिमेंट है, तो दोनों में अंतर है। रेजिडेंट जो होता था वो अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा भेजे गए अधिकारी होते थे, ठीक है। और रेजिमेंट ये क्या होता था, तो रेजिमेंट जो है आपका सैनिकों का समूह होता था, ऐसे समझ सकते हैं। वो भी अंग्रेजों के ही नियंत्रण में होता था। तो रेजिमेंट और रेजिडेंट दोनों में डिफरेंस है, एक नहीं है। तो संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट, ठीक है, के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग-अलग छावनियों में भेजा। तो जो अंग्रेज़ों ने जितने भी रेजिमेंट यानी कि सैनिक थे, तो उनके समूह को, सैनिकों के समूह को नई राइफ़ल आया था, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए कैसे चलाया जाता है, ये सिखाने के लिए अलग-अलग छावनी में भेजा था। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, सिपाहियों को ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहाँ से यह खबर फैल गई कि इन राइफ़लों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। तो न जाने कहाँ से यह खबर फैल गई, क्या खबर फैल गई कि ये जो राइफ़ल है ना, इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है ना, वो कारतूस वो गाय और सूअर की चर्बी, जैसा कि आप लोग जानते हैं गाय जो है वो हिंदू धर्म में उनकी पूजा की जाती है, लक्ष्मी माता माना जाता है। और जो आपका सूअर है वो, उसको तो मतलब कि उनके मांस और चर्बी को मुस्लिम लोग मांस को तो खाने का बात तो बहुत दूर गया, उनको टच करने से भी एक तरह से समझ सकते हैं ना, अशुद्ध मानते हैं, मतलब हराम टाइप का मानते हैं, या फिर कह सकते हैं आपके अपमान मानते हैं, ठीक ना, छूना भी अपमान मानते हैं कि उनका अपमान हो जाएगा। कह रहा है हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरी लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे, और जल्दी ही, और ये बात कि इसमें कारतूस में जो है गाय और सूअर की चमड़ी का यूज किया जाता है, तो ये मतलब कि चर्बी का, ठीक है, तो भेजने लगे इस बात को, ये खबर जो है एक भेजने लगे, और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। आप जानते हैं, ठीक है, लोगों से लोगों तक जाते जाते खबर ये पूरा फैल गई, तो उत्तेजना का माहौल बन गया, गुस्सा भरा माहौल बन गया, ठीक है। अब कह रहा है कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि उनके 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। तो वो कहते हैं अभी तक 40 साल की नौकरी किए हैं, और अभी तक जो अंग्रेजी सरकार इन्होंने मेरे मजहब को, ठीक है, चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ भी नहीं किया है, मतलब हमको चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। अवध पर जो कब्जा किया था अंग्रेजों ने, तो पहले ही सिपाही गुस्से में थे, और ज़्यादा इसको सुन करके और ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह कहानी गर्दी की अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, तो स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह कहानी बनाई कि ईसाई कहानी सबको, मतलब सबके पास इसका फैलाव किया कि ईसाई बनाना चाहते हैं हम लोगों को, इसलिए उन्होंने ऐसा कारतूस तैयार किए हैं ताकि इस्लाम और ताकि इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए, ताकि जो है अगर इसको इस्तेमाल करेंगे गाय और सूअर के चर्बी वाले कारतूसों का, उसको मुँह से यूज किया जाता था ना, तो इसीलिए कहा था कि जो है मतलब कि मुँह से छूना, आप समझ रहे हैं ना, तो मुसलमान और हिंदू जो है इन दोनों के धर्म भ्रष्ट हो जाए, और ये सब ईसाई बन जाए। अब आगे क्या कह रहा है, कर्नल साहब का मानना था, चलिए देखते हैं कर्नल साहब का क्या मानना था। तो कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई रही थी, उन्हें मतलब किसको, सीताराम पांडे को, जो अंग्रेजों के साथ थे, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और इस बार भी कहा अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप शांत हो जाएगी। ये जो बेचैनी है ना, ये छोटा मोटा जो शिकायत है, धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगी। जैसे अवध पर अवध रियासत
मकसद को अंग्रेज़ों ने अपने में किया तो सिपाहियों के बीच मतलब कि जो है जैसे किस तरह मतलब कि शिकायत अंग्रेज़ों के प्रति शिकायत करने की जो भावना उत्पन्न हुई थी, वो जो है कैसे अपने आप शांत हो गई ना, वैसे ही ये भी शांत हो जाएगा। उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी, तो उन्होंने मुझे यानी कि कर्नल साहब ने मुझे यानी कि किसको, सीताराम पांडे को घर चले जाने का हिदायत दिया, यानी कि घर चले जाने का, छुट्टी लेकर के घर जाने का आदेश उसको दिया। और यह जो है सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, ये उन्होंने लिखा है इसमें, ठीक है। अब ये जब सिपाही थे उनके अपने स्मरण को इन्होंने इसी में लिखा है, पृष्ठ 162 टू 63। अब आगे कह रहा है आपका, कैसे जो है जब ये सैनिकों ने ये सारी सैनिकों के अंदर जो है इतना गुस्सा आक्रोश पैदा हुआ, तो सैनिक विद्रोह, पहले ये सैनिक विद्रोह थे, अब धीरे धीरे कैसे ये जन विद्रोह बन गया। तो आज इतना ही रहने दीजिए, इस टॉपिक को हम लोग जो है शेष कल पढ़ेंगे। तो अगर ऐसे ही आसान तरीक़े से समझना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो ढूँढना ना पड़े।